नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साउथ कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और अगर कोविड-19 की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन के दौरान 52 आतंकवादियों और 2 उनके एसोसिएट्स यानी 54 लोगों को मार गिराया गया है। हालांकि इसमें करीब 22 सुरक्षाकर्मियों की शहादत गई है और 16 सिविलियन भी मारे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 54 आतंकवादियों को लॉकडाउन के दौरान मार गिराया गया। आज इनकाउंटर के बाद सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है और सिक्योरिटी फोर्सेस निरंतर आतंकवादियों पर हावी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी कश्मीर में पहले के मुकाबले में आतंकवादी कम हुए हैं और रिक्रूटमेंट भी, जो मिलिटेंट आउटफिट्स में रिक्रूटमेंट होती है, उसमें भी गिरावट आई है। पिंजूरा गांव में एक घर पे कॉर्डन किया। कॉर्डन करते वक्त वहां फायरिंग हुई और इसके जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट मारे गए। सर, उनके नाम और पहचान और क्या किसी अभी उनकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में असला और एमुनिशन मिला है। ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको काफ़ी धक्का लगेगा और यहाँ का जो माहौल है वो और सिक्योर है। ये पूरे साउथ कश्मीर में पिछले दिनों में काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी। इनकाउंटर खत्म होने के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार 1989 से, जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से लेकर निरंतर आतंकवाद से लोहा लेती आ रही है और बहुत बड़ी शहादत भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है। पीस अमन कायम रखने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना बड़ा रोल निभाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्होंने आतंकवाद से लोहा लेने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और विस्तार से बताया डीजीपी दिलबाग सिंह ने कि किस तरीके से इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में कितने आतंकी हैं और क्या आतंकवाद को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की जा रही है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। और हमारी जो सतर्क फ़ौजें, सतर्क फोर्सेस जो तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ जो तैनात है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, एलसी के ऊपर भी आर्मी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और हिंटरलैंड में जो एक सिनर्जी है जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सब मिलके काम करते हैं, इंट एजेंसीज़ भी सब मिलके काम करती हैं। हम सब मिलके इस मिशन के लिए कि वहाँ पर जो शांति है उसको और मजबूत किया जाए
अमन को और मजबूत किया जाए, लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें कमी हो। दर्शकों, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी कहना है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी आतंकवाद की जड़ से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक जबरदस्त ऑपरेशन किया है, जिसमें अभी तक 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना, पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों के जज्बे को और इस बड़ी कामयाबी पर पूरा देश अपने जवानों को सलाम करता है, सैल्यूट करता है। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा, जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। किसी देश दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों का सेना सफाया करेगी। किसी भी देश दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, अनलॉक 1 था, आज से बदला बदला निज़ाम नज़र आया, बदले बदले हालात नज़र आए। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में मॉल भी खुले, रेस्टोरेंट भी खुले और खुलने चाहिए थे मंदिर, लोगों का ये कहना है, लेकिन मंदिर नहीं खुल पाए। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आज माल रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो आज रेस्टोरेंट्स के मालिक जो भी थे, जहाँ उनके जो मुलाजिम थे, उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को सैनिटाइज़ किया और पूरी व्यवस्थाएं की हुई थी कि अगर कोई ग्राहक भी आ जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो की जाएगी, उनको सैनिटाइज कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या हालात आज दिन रहे। रेस्टोरेंट में तैनात लोग, उनका ये कहना है कि बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये होम डिलीवरी के लिए यहाँ कोई आकर के अपना सामान ऑर्डर करके अपना सामान पिक कर सकता है। ऐसी व्यवस्था में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो फासला रखना है उसको फॉलो किया जाएगा और जिस तरीके से शुरुआती दौर में लॉकडाउन में जो सर्कल बनाए जा रहे थे उसी तरीके से सर्कल बनाए जाएंगे, सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद सामान दिया जाएगा। यही सोचा कि 3 महीने के बाद आए, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, कल से जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर बोलेंगे अंदर नहीं बिठाना, नहीं बिठाएंगे। अगर बोलेंगे ढाबा नहीं खोलना तो नहीं खोलेंगे। सिर्फ ये जैसे सभी लोगों ने पूड़ी फूड़ी की दुकानें खोली हुई है, हम भी थोड़ी पूड़ी छुड़ी खोल के तो पैकिंग शैकिंग कर लेंगे बस, और क्या करना। अब 3 महीने से 2 लड़के हैं बेचारे रखे हुए हैं, वो भी उनकी भी तनख्वाह 3 महीने से ऐसे ही भर रहे हैं, घर में उनको खाना खिला रहे हैं। खुद 3 महीने से 14 आदमी की फैमिली है जो जहाँ से पालते थे। अब 3 महीने से भूखे मरने की बारी आ गई है, तो चलो हमने भी सोचा पूड़ी छुड़ी निकाल के तो चलो पैकिंग पार्सल करके लोगों को देंगे, बस ऐसा ही करेंगे। सब कुछ इक्विपमेंट्स है, हमने ये रखा है, गन रखी है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस होंगी उसकी हम पूरी फॉलो करेंगे। मोस्टली हम प्रेफर करेंगे डिलीवरी देना, तो कम से कम सीटिंग हो जाए। वॉश करा के, सैनिटाइज़र करा के उनको तब प्रॉपरली बिठाएंगे। अब हमारे किचन की तरफ भी देख सकते हैं, सारा कुछ अरेंजमेंट है, मास्क पहन के सब कुछ सिस्टम रखा हुआ है। दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि बदले बदले तेवर नज़र आ रहे थे। बड़े लंबे दिनों के बाद जितने भी बड़े माल थे, चाहे वो वेब माल हो, उनमें भी माल्स को भी खोला गया। और आपको बताते चले, आज ग्राहक शायद नहीं थे, लेकिन जो मुलाजिम थे वेब माल के लोग, उन्होंने उसको पूरे अपने शोरूम्स को सैनिटाइज किया, सफाई की। और वेमाल के असिस्टेंट मैनेजर से हमने जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। गवर्नमेंट जिस तरीके से डायरेक्शन हमें देगी उस डायरेक्शन के मुताबिक ही काम किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं दर्शकों की कोविड-19 की दवा अभी बनी नहीं है, दुआओं से काम चलना नहीं है।
जो सतर्कता बरतेगा वही इस वक्त बचेगा, और हमें भी सतर्कता बरतनी है और लोगों को भी अवेयर करना है कि वो भी सतर्क रहे कोविड-19 से। देखिए मॉल ओपनिंग के लिए बोल दिया है आज से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो इसको हम पॉजिटिवली लेंगे और कहीं ना कहीं जो है पब्लिक में एक मोटिवेशन आएगा। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, पब्लिक को अच्छा जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए अच्छा जो फैसिलिटी मिले और एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मिले, और उसके लिए हमने जो गाइडलाइंस हैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की और अपना हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे प्रिपेयर भी किया मॉल को, अपना थर्मल चेकिंग और आपका सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपना मार्किंग और सैनिटाइजेशन, और अपना पार्किंग के लिए जो अलग से हमने मार्किंग की है। उसके अलावा जो अपना और SOPs हैं अपना एयर कंडीशनर को लेके, उसको भी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो एज सुन एज़ पॉसिबल हम जो है पब्लिक के लिए भी मॉल खोल देंगे। दर्शकों, वेब मॉल में अलग अलग कंपनी के अपने अपने वहाँ पर शोरूम्स हैं, और उनके जो मुलाजिम हैं उनका ये कहना है कि हम तो सतर्कता बरतेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप भी सतर्कता बरतें, दूसरों को भी सतर्कता बरतने के लिए मजबूर करें। ऐसा ही वेब मॉल के मुलाजिमों का भी कहना है कि हम कस्टमर को सैनिटाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करके रखे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, उसकी धज्जियां ना उड़ाए। अगर अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। कस्टमर्स वगैरह जो आएंगे उनको ये चीज़ देख के आनी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब नॉर्म्स वगैरह उसके फॉलो करें। फिर यहाँ पे हमें भी काफ़ी रहना पड़ेगा अटेंटिव, एंड थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि कोई भी इशू वाली बात ना हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक तो है, बट ठीक है, खुल रहा है तो कुछ बेटरमेंट होगी। ये सभी से इंतज़ार ही कर रहे थे सर, 2.5 महीने के बाद ओपन हुआ है। खुशी है, लाइक कस्टमर्स आएंगे, और लाइक जो घर में बोर होते थे फ़िलहाल वो तो नहीं होंगे हम, और प्रॉपर्ली यहाँ पे सैनिटाइज प्रॉपर्ली हो गया है, तो कस्टमर सेफ़ है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज से हैंड वॉश करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो सेफ़ है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो उन्हें खुद करना है। लाइक यहाँ पे बनाया हुआ है कि कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, फुट मार्क्स बनाए हुए हैं, 1 मीटर का उसमें डिफरेंस डाला गया है, तो कस्टमर सेफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आकर। तो वॉकिंग जो है कल से शुरू हो गया, आज तो सिर्फ मॉल ओपन हुआ है यहाँ पे, अभी तो सफाई वगैरह का काम चल रहा है, तो कल से जो मूवमेंट्स यहाँ पे शुरू होंगी। अब हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों को खासा उत्साह था, और आज वो मायूस हो गए जब कल देर रात को गाइडलाइन जारी की गई, तो उसमें कहा गया कि धार्मिक स्थल, पॉलिटिकल पार्टी की कोई कार्यक्रम यहाँ पर गैदरिंग होती है वो नहीं हो पाएंगे। तो आज सुबह सुबह उन लोगों को खासी मायूसी हुई जो लोग फूल का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान पहली बार मंदिर खुलने थे, और आज भगवान शिव का दिन था, सोमवार था, और आज के दिन लोग दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और लोग मंदिरों के बाहर जो फूल बेचने वाले थे वो तो पहुंच गए, लेकिन भक्त वहां पर नहीं पहुंच पाए, और उनको खासा मायूस होना पड़ा। आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। आज तो हमको बहुत उम्मीद थी कि मंदिर खुलेगा 8 जून को, अखबार में भी लिखा था, और ऐसे भी लोगों का मैसेज था कि मंदिर 8 तारीख को खुलेंगे, लेकिन 8 तारीख खुलने मंदिर नहीं खुले। इसके लिए हमारी जो काम है बहुत दिक्कत आ रही है काम करने का, और इसमें हमारे फूल नहीं लग रहे हैं, और मंदिर ना खुलने की वजह से नहीं जा
कोई गाहक आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। तो हमने सुबह जब फूल लेने गए तो फूल एक तो बाहर से सप्लाई भी नहीं हो रही, तो बाहर का फूल नहीं आ रहा, तो इसलिए लोकल जो फूल है वो महंगा है। तो उसके कारण भी थोड़ा, तो जब हम फूल लेके आए तो देखा तो मंदिर बंद है, तो इससे भी थोड़ा हमें बहुत निराशा जगी। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आज वो उम्मीद थी, आज सुना था 8 तारीख को जो मंदिर खुलेंगे, इसकी तैयारी नहीं की थी। आज मैं सुबह जब हम मंदिर में आया हमें निराशा हुई, हमें काफ़ी फूल लेके बैठे थे। अब इधर सभी मंदिर बंद है, तो अभी हम आगे की डेट देखेंगे कब खुलेंगे। और 3 महीने हो गए घर में बैठे हुए, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। और कोई काम धंधा सब मंदा पड़ा है। आज थोड़ी उम्मीदें थी भाई 8 तारीख को फाइनल खुलेंगे मंदिर में, हम यहाँ पर उम्मीद बैठे थे इधर, चलो आज मंदिर खुलेंगे, अब हमारा भी थोड़ा धंधा काम शुरू हो जाएगा। तो आज जब पता चला भाई उसके बाद नहीं खुले हैं। दर्शकों, स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत इस सिलसिले में की कि धार्मिक स्थलों को खोला जाना या नहीं खोला जाना। उनका ये कहना है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हमारे हित में लेगी, लेकिन उनका कहना है कि जब अनलॉक हो चुका है तो मंदिर भी खोले जाने चाहिए और मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उनने इनसर्कल भी किया हुए थे और सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र भी रखे हुए थे। कि आज धार्मिक स्थल खुलेंगे, क्योंकि सभी मंदिर एवं मस्जिदों में सैनिटाइजेशन भी हो चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ हमारी यूटी में ये केसेस कोरोना पॉजिटिव के बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हमें लगता है कि सरकार ने ये सही डिसीजन लिया कि अभी ये धर्म स्थानों को नहीं खोला। और कॉलेजेस और बच्चों की स्कूल का भी खुलने का उम्मीद थी, लेकिन अभी वो भी नहीं खोल रहे क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी डीसी मैडम ने सही डिसीजन लिया। वैसे तो लोगों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि लोगों के कारोबार ख़राब हो चुके हुए हैं, काम चल नहीं रहे, लेकिन दूसरी तरफ कोविड-19 को देख के ये गवर्नमेंट ने ठीक डिसीजन लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर लोगों को कि आज मंदिर गुरुद्वारे जो हैं वो उसकी अनुमति मिल जाएगी। शाम को जैसे लोगों ने सोचा था कि मिल गया, और कई जगह तैयारियां हो चुकी थी, डिस्टेंस मेंटेन करने का सिस्टम बना चुके थे, कई जगह बैनर लगा चुके थे मंदिरों में बाहर, और ये सारा सिस्टम बन चुका था। लेकिन अचानक जब सरकार का एक आर्डर आया शाम को कि इनको टिल फर्दर आर्डर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मैं सोचता हूँ ये सरकार का एक अच्छा डिसीज़न है। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कितना तेज़ चल रहा है, जम्मू में बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये संक्रमण तेज़ होता जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा है। दर्शकों, अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स ने आज अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि सरकार ज़बरदस्ती भी करेगी तब भी वो गाड़ी नहीं चलाएंगे। उनकी दिक्कत यह है कि उन्होंने सरकार के साथ जब मीटिंग की थी, उन्होंने सरकार को 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन के भीतर आप हमारी सारी मांगों को पूरा करेंगे, जिसमें एक प्रमुख मांग उनकी ये भी है कि 50% किराए में इजाफा किया जाए। ये 50% किराए में इजाफा पहली मर्तबा होगा अगर सरकार करती है। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स का भी देखना है, लेकिन सरकार ने जनता सरकार के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकार पशुपेश में क्या ट्रांसपोर्टर्स की माने या नहीं माने, लिहाजा आज भी ट्रांसपोर्टर ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। कि सहमति तो गवर्नमेंट कर रही है गाड़ी चलाने के लिए हमें, लेकिन गाड़ी में उन्होंने हमें ये मेंशन किया है कि 60%, तो 60% 44 का अराउंड 30 के करीब बनता है। तो 30 में हम लोग इसको गाड़ी को चलाने के काबिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कोई इसका किराए में कोई इजाफा की बात नहीं की है। डीजल जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, 62 रुपये से आज कोई 5-6 रुपये बढ़ गया है, और हमारी इंश्योरेंस वगैरह ड्यू हो रही हैं। लोगों के बैटरियाँ 3-3 महीने से गाड़ियों की ख़त्म हो गई हैं, और ड्राइवर कंडक्टर भूख
भूखमरी की तिकंगाल में है। और इन्होंने कभी भी किसी इतना बड़ा उद्योग को इन्होंने पैसे दिए हैं, कहते हैं 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ में इन्होंने बोला कि आज तक कभी इन्होंने किसी ड्राइवर, कंडक्टर या मालिक के बारे में इन्होंने हालचाल नहीं पूछा। ट्रांसपोर्टर को तो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स की माने बसेस में 67% रेशो रखी है कि 67% ही सवारियां बिठाई जाएंगी और मेटाडोर में 50%। तो आप अंदाज़ा लगा दें कि अगर इस तरीके से इस SOP से, इस प्रोटोकॉल से अगर बसेस मेटाडोर चलाई जाती हैं तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स को अपनी जेब में से पैसा दे कर के मेटाडोर और बसेस चलानी पड़ेंगी। और उनका ये तर्क है कि अगर बसेस और मेटाडोर इस रेशो के तहत चलानी है तो कम से कम 50% किराए में इजाफा होना ज़रूरी है। और दूसरी दर्शकों, उनकी ये भी डिमांड है कि किसी यूटी में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजा नहीं होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में टोल वसूला जा रहा है। तरफ से जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके तहत गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 50% पैसेंजर लेके गाड़ियाँ चलाओ। सर 50% पैसेंजर लेके हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते, क्योंकि उससे हमारा गाड़ी का डीजल भी पूरा नहीं हो सकता। तो हमने गवर्नमेंट को अपनी वो डिमांड दी थी आज कोई 4-5 दिन पहले, जिसमें वो 16-17 डिमांड थी। तो गवर्नमेंट ने कहा था जो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुतल्लिक होंगी वो हम 4-5 दिन में हल करेंगे, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक होगी वो हम 10 दिन के अंदर हल करेंगे। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमारी कोई डिमांड हल नहीं की। हमने कहा साहब ऑपरेशन वगैरह अपना बना के गवर्नमेंट को दे दिया था, और हमने उसमें डिमांड की थी कि हमें मिनिमम 50% किराया जो बढ़ना चाहिए। और उसमें हमने कहा कि जो टोल प्लाजा है ये यूटी में नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, पैसेंजर टैक्स नहीं होना चाहिए, जो अड्डा पर्ची हमें लगी है वो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी उसमें डिमांडें थी, जैसे वो इंश्योरेंस की बेवाफ की थी, और बहुत सारी 16-17 हमारी डिमांडें थी। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी आज तक वो एक भी नहीं मानी। हमारी बात वहाँ की वहाँ रही, मगर इन्होंने अपनी SOP भी बना के तो कल के आपके पास ही जो ऑर्डर आया जो सारे, तो इन्होंने बोला गाड़ी चलाओ। मगर जो 67% या कुछ भी है इस पे तो हम गाड़ी चला नहीं सकते। हम आगे घाटे पे जा रहे हैं, हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? इसी कारण जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारे बिग बस के ग्रुप हैं, जम्मू कठुआ हो गया, जम्मू आरसपुरा, जम्मू शंभ, बनाल, पुंछ, सभी जो, और सेंट्रल वाडी के अध्यक्षता में जितने भी ग्रुप सारे लखनपुर से लेके उड़ी तक जितने भी आते हैं, हम गाड़ी नहीं चला सकते। हमारी गाड़ी चलाने की अभी ये नहीं कि चलाएंगे नहीं, हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो हम कैसे गाड़ी चलाएंगे? जो लास्ट पे आगे हम चलते हैं, जो हमारे फेयर है पिछले 1.5-2 साल से हमारा कोई फेयर की पहले ही रिवीजन नहीं हुई थी, तो उसी कारण अभी जो कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमको और लॉस हो गया, तो हम कैसे गाड़ी चलाएंगे? इस 67% कैपेसिटी की इन्होंने जो बोला है, हमको जब तक ये 50% हायर जो हमारी रेट की नहीं होगी, हाइक नहीं होगी, तब तक हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी, तभी से यानी 1989 जब आतंकवाद शुरू हुआ था, तभी से ट्रांसपोर्टर्स कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। और उसके बाद आप खुद देखें, 2008 में लैंड्रोन होता है, 2010 में अनरेस्ट होता है कश्मीर में, उसके बाद 2016 जुलाई में बुरहान वानी वाला मामला होता है, और उसके बाद अगस्त 2019 में जैसे 317 में संशोधन किया जाता है, उसके बाद भी निरंतर ट्रांसपोर्टर पर गाज गिर रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। इक्का दुक्का छूटा पैकेज जरूर ट्रांसपोर्टर्स को मिला है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रांसपोर्टर की अनदेखी हुई है और सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार को इनके बारे में सोचना होगा, और यही ट्रांसपोर्टर भी चाहते हैं कि लगातार सारी चीज़ों में महंगाई हो रही है लेकिन किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जब तक हमारी जो मेन डिमांडें हैं वो सरकार नहीं मानेगी, गाड़ियाँ नहीं चलने वाली। और देखिए आप, जो हमारी मेन डिमांडें हैं वो जिसमें टोल प्लाजा है, और वो 20 लाख करोड़ रुपया उसमें हमारा ट्रांसपोर्टर के लिए पैकेज है, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर घर में बेचारे भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा उसमें आप ये देखिए, जो ये हमें बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ चलाओ, क्या जायज़ है 50% सवारियाँ बिठा के हम गाड़ियाँ चलाएं और 50% गाड़ियाँ चलाएं? हमारी डिमांड है, जब तक किराया हमारा 50% नहीं बढ़ जाता तो गाड़ियाँ नहीं चलने वाली। हम ये गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने
67% कहाँ गाड़ी के पैसेंजर जो है वो गाड़ी पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि डीजल इतना बढ़ गया है। उसके बाद कैसे हम ये गाड़ी चला सकते हैं? डीजल हमारा बढ़ा 400-500 रुपया पर ट्रिप हमारा एक टोल प्लाजा लगा है। जितनी देर में ये टोल प्लाजा नहीं उठाया जा सकता हम गाड़ी नहीं चला सकते। दूसरा नंबर, एक पैसेंजर कम, दूसरा टोल प्लाजा लगा, तीसरा हमारा जो डीजल बढ़ गया है। ऐसे कैसे गाड़ी चलाएंगे? ऐसे हम गाड़ी नहीं चला सकते। दर्शकों, सरकार डिजिटल इंडिया का दावा करती है, स्लोगन देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा ही गांव एक सुंभ से 12 किलोमीटर दूरी पर समोठा है। ये सांबा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे 30 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी बामुश्किल उसको पालकी में डाल करके नीचे सुंभ प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया जाता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी ही एक कथा महिला की भी है। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उसको लाया गया, सुंभ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाया गया और काफ़ी समय लग गया सुंभ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचने में, और उसके बाद सुंभ से उनको रेफ़र कर दिया गया सांबा, सांबा से उसको रेफ़र कर दिया गया जम्मू SMGS में, लेकिन उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहला मौका नहीं, इस तरह से कई वारदातें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण। आइए देखते हैं। सूचना मिली कि वो बीमार थी, तो उन्होंने जब हम लेकर उसे सांबा जाने के लिए तैयारी की तो रास्ता इतना कठिन था कि रास्ते में आते आते भी हमें 4 घंटे लग गए, क्योंकि आने का कोई साधन नहीं था। फिर हमने जो पालकी सिस्टम होता है, पालकी वालों किसी को बुलाया, कोई आता कोई ना आता, आने बड़ी मुश्किल करके हमने 4-5 लड़कों को इकट्ठा किया, पालकी उठाकर गौर पर लाए। तो उसके बाद हमने 102 नंबर पर फ़ोन किया। तो इस गवर्नर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि एम्बुलेंस गाड़ी उन्होंने वहाँ पहुँचा दी। पर गोर्न से जो समोठा जगह था उसमें आने में हमें सिर्फ 4 घंटे लग गए। 4 घंटे में उसके बच्चे की माँ की हालत भी बिगड़ी जा रही थी। तो जो एम्बुलेंस ने हमें सांबा हॉस्पिटल में पहुंचाया तो सांबा के डॉक्टरों ने भी अनदेखी की, कहते कि कभी हम ऑपरेशन जहाँ करेंगे, कभी जम्मू भेजेंगे। तो उन्होंने भी हमें 3 घंटे वेस्ट किया। जब हमने दोबारा उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस भी नहीं है, उन्होंने दोबारा एम्बुलेंस 102 पर कॉल किया तो फिर एम्बुलेंस आई हमारे पास, तो हमें जम्मू ले गई। जम्मू जाने के बाद उन्होंने बच्चों को देखा कि बच्चा तो मर चुका था, बच्चा मर चुका था। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बच्चे की मां की हालत थोड़ी गंभीर थी। आने वाले दिनों में बरसात में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि सांप का तो आम दिन रात डर होता ही होता है। तो ऐसे हालत में वहाँ ऐसा कीचड़ दलदला हो जाता है, गाड़ी तो क्या पैदल आना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस रास्ते को थोड़ी गौर किया जाए और इसका। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।